हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो जैसा कि लेबर लॉज जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है रूल बनाने की पावर देता है। एज ए रिजल्ट वर्कर या हम कहें लेबर के रिगार्डिंग जो है कई लॉ बनाए गए, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, ईटीसी। तो इसलिए यह एक्ट द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इसको इसलिए फोर्स में लाया गया जिससे कि वर्कर्स का जो रिम्यूनरेशन ड्यू है, उनका जो वेजेस ड्यू हैं उन्हें प्रोवाइड कराए जा सकें, एंड एम्प्लॉयर्स द्वारा जो वर्कर हैं उनका अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो रोका जा सके, उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए यह एक्ट जो है एक मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है फिक्स करता है कि उससे कम वेजेस वर्कर को नहीं दिया जाएगा, उतना तो वेजेस जो है वर्कर को दिया ही जाएगा हर हालत में, जिससे कि उन्हें डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है प्रोवाइड कराई जा सके। ओके। इसके अलावा यह एक्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जो है रेट ऑफ मिनिमम वेजेस जो है रेगुलेट, रिव्यू एंड रिवाइज करने की भी पावर देता है। यही सब बातें इंट्रोडक्शन में लिखी हैं, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। नाउ कंसेप्ट ऑफ मिनिमम वेजेस। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम वेज का मीन्स होता है द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रिम्यूनरेशन that an employer is required to pay wage earner for the work performed during a given period that cannot be reduced by collective agreement or an individual contract। मीन्स वर्कर द्वारा एक फिक्स पीरियड में अर्न किया गया वह लोएस्ट अमाउंट जिसको कलेक्टिव एग्रीमेंट या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट से भी कम नहीं किया जा सकता, उतना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मिनिमम वेजेस में डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए दिए जाते हैं, सच एज प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट एंड एन एडुकेट लेवल ऑफ कंफर्ट। अगर वेजेस जो है जो दिए जा रहे हैं, अगर वो मिनिमम वेज जो दिए जाते हैं उनसे अगर थोड़े से ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो उसे ही हम जो है फेयर वेज भी कहते हैं। एनी वेज पेड टू एम्प्लॉय दैट आर मोर देन मिनिमम वेजेस इज नोन एज फेयर वेजेस। एंड लिविंग वेजेस मीन्स ऐसे वेज जो ना केवल वर्कर की मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरे करते हो बल्कि साथ में वर्कर या उसकी फैमिली के मेंबर्स को जो है शेल्टर, फूड, हेल्थ, एजुकेशन ईटीसी की जो है सुविधा दी जाती है, तो उसे ही हम लिविंग वेजेस कहते हैं। नाउ नीड फॉर मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस की नीड क्यों है? तो इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, सोशल ऑब्जेक्ट एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट है कि एम्प्लॉय को जो है बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है प्रोवाइड कराई जा सके एंड उसकी पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। वहीं इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट है कि वर्कर को जो है सही वेजेस दिए जाएं जिससे कि वो मोटिवेट हो और वो मैक्सिमम एफर्ट अपने डाल सके अपनी जॉब में, जिससे जो है कंट्री की इकोनॉमी को जो है बूस्ट किया जा सके या इम्प्रूव किया जा सके। नाउ नीड और ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में हम देख चुके हैं कि इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्ट है, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। वही चीज़ें हैं कि रेट फिक्स करता है, ड्यू रिम्यूनरेशन दिलाता है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है वर्कर्स को। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस एक्ट। तो इन द केस बिजोई कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ अजमेर 1954, ऑनरेबल कोर्ट ने यह माना कि यह एक्ट द मिनिमम वेजेस एक्ट यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के वायलेटिव नहीं है। ठीक है। एंड आर्टिकल 14 के भी वायलेटिव नहीं है। यह कहा गया था एनएम वादिया चैरिटेबल हॉस्पिटल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986। बस इतना ही काफ़ी है, इतना याद कर लेना, इतना लिखाना। नाउ प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। तो मिनिमम वेजेस को फिक्स एंड रिवाइज करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, या तो कमेटी जो है अपॉइंट की जाए, या फिर सेकंड उस जो मिनिमम रेट फिक्स की है उसके प्रपोजल को ऑफिशियल गैजेट में गवर्नमेंट द्वारा जो है पब्लिश कर दिया जाए। तो सेक्शन 7 में गवर्नमेंट द्वारा कमेटी ऑफ एडवाइजरी बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। फिर सेक्शन 13 में नॉर्मल वर्किंग आवर भी फिक्स किए जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन वे ऐसे किए जाएंगे कि जो वर्किंग आवर्स होंगे उस टाइमिंग के बीच में उन्हें इंटरवल भी दिया जाएगा। इसके अलावा हर 7 दिन में एक दिन छुट्टी भी मिलेगी एंड उस रेस्ट डे का जो है पेमेंट भी नहीं काटा जाएगा। नाउ सेक्शन 3 में कुछ कंप्लायंस दी हैं वेजेस से रिलेटेड, जैसे फर्स्ट, रेट ऑफ वेजेस। तो द गवर्नमेंट फिक्स द रेट ऑफ वेजेस बेस्ड ऑन 4 रेट हैं, मिनिमम पीस रेट, मिनिमम टाइम रेट, ओवर टाइम रेट, गारंटी टाइम रेट। ठीक है। इसके अलावा ओवर टाइम वर्क भी अगर करता है वर्कर तो उसका पेमेंट भी वहाँ दिया जाएगा। एंड सेक्शन 11 कहता है कि वेजेस जो है वो जरूरी नहीं है कि ओनली कैश की फॉर्म में ही पे किए जाएं, केवल कैश में दिए जाएं, वो अदर किसी फॉर्म में भी प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। नाउ प्रोसीजर फॉर हियरिंग एंड डिसाइडिंग क्लेम।
तो कैसे हियरिंग होगी और क्लेम कैसे डिसाइड किए जाएंगे। तो फर्स्ट तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कमिश्नर अपॉइंट करेगी इसके लिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है जो लेबर कमिश्नर के तौर पर जो है वर्क कर रहा हो, तो सेक्शन 20 के अंदर, सेक्शन 20 के अंडर वहाँ पर एक एप्लीकेशन दी जाएगी एंड फिर वो अथॉरिटी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों को जो है वहाँ पर सुनने की अपॉर्चुनिटी देगा एंड फिर अथॉरिटी जो भी डायरेक्शन देगा वहाँ पर वो दोनों पार्टी पर जो है बाइंडिंग होगी। एंड साथ ही अथॉरिटी के पास जो है, जो अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी क्लेम, उसके पास सिविल कोर्ट जैसे भी पावर होंगे फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, विटनेस, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ईटीसी। ठीक है, फिर प्रोसीजर तो यही रहेगा कि एप्लीकेशन दी जाएगी, दोनों को सुना जाएगा। यदि नॉन पेमेंट का केस है, अगर पेमेंट वहाँ पर नहीं दिया गया तो वहाँ पर पेमेंट दिलाया जाएगा, और पेमेंट करने में अगर डिले हुआ है तो उसका भी कंपनसेशन दिलवाया जाएगा। फिर सेक्शन 22 में पेनल्टी दी गई है कि यदि एम्प्लॉयर मिनिमम रेट जो फिक्स की गई है उसे देने में फेल होता है, या फिर सेक्शन 13 के रूल या ऑर्डर को जो है कॉन्ट्रावेन करता है, तो उसे 6 मंथ तक की इम्प्रिजनमेंट या 5,000 रुपये तक का फाइन, या फिर जो है वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी जो है उस एग्जम्प्ट भी की जा सकती है, जैसे कि एम्प्लॉयर यूज ड्यू डिलीजेंस इन एग्जीक्यूटिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसने ड्यू डिलीजेंस के साथ इस एक्ट के पूरे प्रोविजनों को एग्जीक्यूट किया हो, या फिर किसी अदर पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया हो विदाउट हिज नॉलेज, कन्वीनियंस और कंसेंट। इसके बाद सेक्शन 29 में सेंट्रल गवर्नमेंट तथा सेक्शन 30 में स्टेट गवर्नमेंट के पास इस एक्ट के रिगार्डिंग रूल बनाने की पावर है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ मिनिमम वेजेस एक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।